हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वास शर्मा। मैं यहाँ स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का, आप ही के अपने एजुकेशन अब जेई क्लासेस मेरठ में। मैं यहाँ आप सभी बच्चों को पढ़ाता हूँ सोम, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। आज के इस क्लास में हम देखेंगे स्ट्रेस। इससे पहले वाली क्लास में हमने हमने देखा था बच्चों स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उससे पहले हमने देखा था फोर्सेस। फोर्सेस में हमने क्या देखा था, फोर्सेस कितने टाइप की होती है। सबसे पहले देखा था फोर्स की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हमने देखा था फोर्स कितने टाइप की होती है, जिसमें हमने देखा था टेंसाइल फोर्स यानी खिंचाव बल, और दूसरा कंप्रेसिव फोर्स यानी संपीड़न बल, और तीसरा एक ऐसा बल जो आप लगाते हैं किसी भी पिंड के प्लेन के पैरेलल। तो उसे हमने क्या नाम दिया था, उसे हमने नाम दिया था शियर फोर्स यानी कर्तन बल। उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेस। स्ट्रेस की परिभाषा देखी थी। स्ट्रेस का हमने ये भी देखा था कि स्ट्रेस होती कैसे है, और उसके बाद हमने स्ट्रेन पर पिछले वाले लेक्चर को खत्म किया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले स्ट्रेस, इसको हम विस्तार से देखेंगे कितने टाइप की होती है, कैसे काम करती है। स्ट्रेस, जैसा कि मैंने आप बच्चों को बताया था कि स्ट्रेस क्या होती है, इट इज इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस offered by a body against any deformation अगेंस्ट एनी डिफॉर्मेशन। तो क्या है बच्चों, ये है स्ट्रेस। क्या है, इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल स्ट्रेस। यह है एक आंतरिक प्रतिरोध है, किसके अगेंस्ट, किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स जो उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन लेकर के आए, तो वह आंतरिक प्रतिरोध स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है। अब ये स्ट्रेस अगर हम बात करें तो स्ट्रेस कितने टाइप का हो सकता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इससे पहले मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपने कभी अगर कोई तार या फिर कोई पतली सी रस्सी या कोई पेपर, कोई भी अगर कोई चीज खींचेंगे, तो अगर आप उस किसी भी चीज को खींचते हैं या किसी भी चीज को दबाते हैं, तो वह बॉडी सबसे पहले उस पर लगने वाले बाहरी बल का विरोध करती है, अपोज करती है। मान लीजिए मेरे पास ये पेपर है, मैं इसको अगर खींचूंगा तो सबसे पहले बल लगाऊंगा। बल लगाने के बाद यह पेपर मेरे द्वारा लगाए हुए बल का क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये कब तक करेगा, जब तक इसकी जो लिमिट है, जो इसकी लिमिट है क्या, टूटने की, जब तक वह लिमिट क्या ना आ जाए, वह लिमिट ना आ जाए। जब तक, अगर एक बार वो लिमिट आ गई तो यह पेपर उसी जगह से फट जाएगा या टूट जाएगा। जब तक वो लिमिट नहीं आती तब तक ये पेपर मेरे द्वारा लगाए हुए बल का अपोज करता रहेगा। और वह अपोज कौन करेगा, इस पेपर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो अपोज करेंगे। क्यों, क्योंकि जब मैं पेपर को खींच रहा हूंगा तो इसके अंदर जो एटम्स हैं उनकी लंबाई बढ़ रही होगी, वो वह खिंच रहे होंगे। और जब वह खिंच रहे होंगे तो क्या होगा, वह खिंच रहे होंगे तो उनके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा। उनके जो शेप, भाई आप किसी चीज को खींचोगे या दबाओगे तो उनकी शेप, उस बॉडी की शेप चेंज होती है। तो जब इस पेपर को खींचा गया होगा या खींचूंगा तो इसके अंदर जो एटम्स है वो भी खींचेंगे तो उनकी शेप चेंज होगी। शेप चेंज होगी तो वो उस शेप चेंज होने का अपोज करेंगे। और यह जो अपोज है, यह जो विरोध है, जो आंतरिक, जो इसके आंतरिक करेंगे, आंतरिक अणु करेंगे, यही जो इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा, और यही इंटरनल रेजिस्टेंस स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है। अब ये जो स्ट्रेस है ये कितने टाइप का होता है, अगर हम स्ट्रेस को बांटें तो स्ट्रेस हमें दो टाइप का मिलता है मुख्यतः।
दो टाइप का मिलता है। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है shear स्ट्रेस। shear स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल और shear, यहां से देख लेते हैं। ये आपके सामने एक जो स्क्रीन है, इसमें आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट एक चार्ट है जिसमें हमने स्ट्रेस को विभाजित करके दिखाया है। स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन दिखाया है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस का वर्गीकरण करें तो हमें ये देख पाएंगे कि स्ट्रेस को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है नॉर्मल, एक होता है शेयर। नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा वो स्ट्रेस होता है जो क्रॉस सेक्शन के 90 डिग्री पे लगे। यहां पे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो, नॉर्मल स्ट्रेस वह स्ट्रेस होता है जो जो 90 डिग्री पे लगे, और यह स्ट्रेस उन फोर्सेस की वजह से आता है जो खुद क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट के 90 डिग्री के कोण पे लग रही हो। जैसे ये फोर्स है, ये दोनों बल हैं, ये 90 डिग्री के कोण पे लगेंगी। ये दोनों बल हैं, ये 90 डिग्री के कोण पे लगेंगे। तो ऐसे बल हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस ही पैदा करेंगे, फिर चाहे टेंशन हो या कंप्रेशन हो। टेंशन और कंप्रेशन, क्योंकि टेंशन और कंप्रेशन पे लगने वाले बल खुद 90 डिग्री के कोण पे लग रहे हैं, इसीलिए यह ऐसे प्रतिबल ही उत्पन्न करेंगे जो खुद 90 डिग्री के कोण पे लगे। तो इसी की वजह से यहाँ पे टेंशन और कंप्रेशन स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस कहलाती हैं। तो आप यहाँ पे चार्ट में देखेंगे, चार्ट में टेंसाइल, कंप्रेसिव और बेंडिंग और सरफेस प्रेशर, ये चार जो होती हैं ये नॉर्मल स्ट्रेस कहलाती हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कहलाती हैं। टेंसाइल जो होती है, देखिए टेंसाइल स्ट्रेस कब आएगी? टेंसाइल स्ट्रेस तब आती है जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। तो यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस तब आती है जब हम व्हेन वी अप्लाई टेंसाइल फोर्स, जब हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। कंप्रेसिव फोर्स लगाने से कभी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आएगी। शियर फोर्स लगाने से कभी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। टेंसाइल स्ट्रेस हमेशा टेंसाइल फोर्स लगाने के कारण होगी। और टेंसाइल फोर्स क्या होती है? तनाव बल, जब हम किसी बॉडी को खींचते हैं। यहां पे आप देखिए, टेंसाइल फोर्स में बॉडी को खींचा जा रहा है, बॉडी को खींचेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस हमेशा टेंसाइल फोर्स के कारण होती है। इसे हम कैसे दिखाएंगे? इसे हम दिखाते हैं ऐसे कि यह एक पिंड है, इस पिंड पर यह एफ फोर्स है, यह एफ फोर्स है, इसकी लेंथ कितनी है? एल है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे इसके एटम्स दिखाऊं तो इसके एटम्स कुछ ऐसे हैं। इसके एटम्स कुछ ऐसे। इसको अगर मैं 3D में बनाने की कोशिश करूं तो 3D में ऐसे बनेगी। और यहाँ पे एटम्स ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ठीक है। ये सब एटम्स हैं।
अब अगर मैं यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे कट लगा दूं, यहाँ पे क्या किया, इस बॉडी को यहाँ से बीच में से काट दिया, इस बॉडी को यहाँ से बीच में से काट दूं, तो मुझे कैसा व्यू दिखेगा, मुझे व्यू दिखेगा ऐसा। एक मिनट रुकिए, ये एटम्स हैं ऊपर, अगर मैं यहां से इसे कट कर दूं तो मुझे व्यू दिखेगा ऐसा। एक हिस्सा ये होगा और दूसरा हिस्सा होगा ये। दूसरा हिस्सा होगा ये। मैंने दो हिस्सों में कट कर दिया इसे। दो हिस्सों में जब मैं कट कर दूंगा तो ये फोर्स यहाँ पे अभी भी ऐसी ही लगेगी और ये फोर्स यहाँ पे अभी भी ऐसी ही लगेगी। पर यहाँ पे जो एटम्स हैं, यहाँ पे जो एटम्स हैं, ये एटम्स हैं, ये एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इधर की साइड ऐसे, अगर ये फोर्स एफ है तो इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स को अपोज करने के लिए, भाई फोर्स इस तरफ लगेगी, जब फोर्स इस तरफ लग रही है तो इस पिंड को इस तरफ जाना चाहिए, पर यह पिंड इसी अवस्था में, साम्य अवस्था में बना रहे, इसके लिए इस फोर्स के बराबर यहाँ पे एक फोर्स लगनी चाहिए और वह फोर्स इस कंप्लीट अनुप्रस्थ काट पर लगेगी, इस कंप्लीट अनुप्रस्थ काट पर लगेगी। इसीलिए मैं उस फोर्स को डिवाइड कर दूंगा ए से, पर यूनिट एरिया से, और यही जो टर्म है एफ अपॉन ए इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, यही कहलाएगा स्ट्रेस, यही कहलाएगा स्ट्रेस। ठीक है, तो टेंसाइल में, टेंसाइल फोर्स, जब हमने टेंसाइल फोर्स लगाया तो ये स्ट्रेस डेवलप हुआ और यही स्ट्रेस जो होगा ये टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसी तरीके से जब मैं किसी पिंड को दबाऊंगा, जब मैं किसी पिंड को दबाऊंगा तो दबाने पे मैंने यहां से फोर्स लगाया एफ, एफ, ठीक है। अब मैंने वही, आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिएगा, यहाँ पे जैसे रेड सर्कल में है वैसे यहाँ पे भी एटम्स है, और ये एटम्स जब यहाँ पे हैं तो मैंने इसको यहाँ से कट लगा दिया, ये कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद मुझे जो बॉडी मिलेगी वो मिलेगी ऐसी, एक बॉडी ये मिलेगी, दूसरी बॉडी ये मिलेगी, दूसरी बॉडी ये मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लग रही है एफ और यहाँ पर भी फोर्स लग रही है एफ। मैंने बस इसको बीच में से कट किया है। कट करने पे आप ये पाएंगे कि यहाँ पे इसी डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रही होगी पर यूनिट एरिया,
जिसे हम एफ अपॉन ए बोलेंगे, और यही एफ अपॉन ए कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी। कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी। और यहाँ पे भी इसी बॉडी में यहाँ पे भी यही लग रहा होगा एफ अपॉन ए, और यही एफ अपॉन ए कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी। इन दोनों का मान हमेशा बराबर होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी एफ अपॉन ए डेवलप होगा इस फोर्स के कारण, और यह स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगी। तो बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेस कब उत्पन्न होती है? टेंसाइल फोर्स के कारण उत्पन्न होती है। और कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ उत्पन्न होती है? कंप्रेसिव फोर्स के कारण। उसी तरीके से शियर स्ट्रेस शियर फोर्स के कारण उत्पन्न होगी, और बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग फोर्स के कारण उत्पन्न होगी। बेंडिंग फोर्स और बेंडिंग फोर्स जो होगी वो हम आगे देखेंगे। बस आपको इतना मैं समझा देता हूं कि बेंडिंग फोर्स वो फोर्स होती है जिसके द्वारा किसी भी बॉडी को बेंड किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक फट्टा है, एक लकड़ी का फट्टा है जिसकी थिकनेस है कुछ ऐसा, कुछ फट्टा है, ठीक है। उसको मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया, तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से इसको मुझे ऐसे करने के लिए यहाँ पे कुछ फोर्स लगानी पड़ी होगी। इस फोर्स को जब मैं ऐसे लगाऊंगा, या फिर इस फोर्स को मुझे कुछ ऐसा फोर्स लगानी पड़ेगी। या तो मैं ऐसे फोर्स लगाऊं या ऐसे फोर्स लगाऊं, जिसकी वजह से बॉडी ऐसे इस शेप में कन्वर्ट हो जाए। तो इस शेप में जो बॉडी कन्वर्ट होती है उसको हम कहते हैं बेंडिंग। और ये बेंडिंग किसकी वजह से आती है? बेंडिंग फोर्स की वजह से आती है। उसी तरीके से शियर फोर्स जो होती है, शियर फोर्स हमेशा, जैसा मैंने आपको बताया, नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ होती है? नॉर्मल स्ट्रेस बॉडी के परपेंडिकुलर काम करती है, शियर फोर्स बॉडी के पैरेलल काम करती है। पहला आता है डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस मैंने आपको बताया था किताब का एग्जांपल, बुक का एग्जांपल लेके, जब आप किसी बॉडी के अनुप्रस्थ काट, यानी जो उसका, मान लीजिए मेरे हाथ में अभी ये बॉडी है, ये बुक है, बुक की कुछ थिकनेस है, उस थिकनेस का अनुप्रस्थ काट ये है। उस अनुप्रस्थ काट के अबाउट अगर पैरेलल फोर्स लगाऊंगा तो उस बॉडी की, उस बुक की शेप चेंज हो रही थी, वो क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेस है। टॉर्शनल स्ट्रेस क्या है? जब मैं किसी बॉडी को ऐसे पकड़ के ऐसे निचोड़ दूं, आपने अगर कपड़े निचोड़े होंगे या बॉटल का ढक्कन खोलते होंगे, या फिर सबसे बेसिक एग्जांपल, कपड़े अगर आपने निचोड़े होंगे, तो वो जो एक्शन है जिससे कपड़ा निचोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? टॉर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉर्जन। और टॉर्जन को हिंदी में मरोड़ कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं मरोड़ना। भाई आप किसी का हाथ पकड़ के ऐसे मरोड़ दो, टॉर्जन कर दो, टॉर्क अप्लाई कर दो, तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली टॉर्जन अप्लाई कर रहे हैं। और टॉर्जन किसकी वजह से आता है? शियर स्ट्रेस की वजह से आता है, ठीक है। शियर स्ट्रेस की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, मैं इस पे दूसरे हाथ से पकड़ के ऐसे इसको मरोड़ दूं, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो मैं बल लगाऊंगा, जो मैं यहाँ पे बल लगा रहा हूँगा, उस बल की दिशा, उस बल के लगने की दिशा इस मेरे हाथ के अनुप्रस्थ काट, मेरे हाथ का जो अनुप्रस्थ काट है वो ये है, इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। मैं यहाँ पे पैरेलल लगा रहा हूँ, देखिए ऐसे, ठीक है। मेरा फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो पैरेलल है। तो ये जो, क्योंकि पैरेलल है इसलिए शियर फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा। तो आई होप आपको स्ट्रेस कितने टाइप का होता है वो क्लियरली समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये और ज्यादा आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, जैसे आपने कंप्रेशर लगाया, ये मेंबर क्या हो गया? इस मेंबर की थिकनेस बढ़ गई और लेंथ कम हो गई। जैसे ही आपने टेंशन किया, खींचा, इस मेंबर की लेंथ बढ़ गई और जो इसकी मोटाई है वो कम हो गई। जैसे ही आपने बेंडिंग किया, ये मेंबर झुक गया। देखिए यहाँ पे टॉर्जन जो मैं आपको बता रहा था, जैसे ही आपने टॉर्क अप्लाई किया, यहाँ पे देखिए इसके फाइबर्स, ये जो इसके फाइबर हैं, ये कैसे अपनी एक्सिस के अबाउट मुड़ गए। और ये क्या है?
शियर मैं आपको समझा ही चुका हूं, शियर हमेशा क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगता है। ये देखिए ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है। और फोर्स कैसे लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है। तो ये क्रॉस सेक्शन है और इसके पैरेलल फोर्स लगेगी, इसके पैरेलल फोर्स लगी हुई है ये समांतर। तो ये क्या है, शियर फोर्स है। टॉर्जन में आपने ऐसे इसको पकड़ा और ऐसे मरोड़ दिया तो देखिए इसका फाइबर कैसे चेंज हो गया। ये कपड़ों का भी तो फाइबर कुछ ऐसे ही चेंज हो जाता है, पर वो खुद को रिस्टोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी स्ट्रेस होती है वो एक रिस्टोरिंग इफेक्ट लेकर के आ जाती है। तो टॉर्जन, टॉर्जन क्या है, शियर स्ट्रेस डेवलप करती है। देखिए ये जो आपके बल लगने की दिशा है, ये आपके बल लगने की दिशा है, और प्लेन आपका ये है क्रॉस सेक्शन। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ये ऐसे काम कर रहा है और क्रॉस सेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए ये शियर स्ट्रेस के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको ये जितने भी बल लगने के दिशा है, बल लगने के टाइप्स हैं, वो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। आप इसको इमेजिन भी कर पा रहे होंगे कि कंप्रेशन कैसे काम करता है, टेंशन कैसे काम करता है। ये हो इसके बाद यहां पर, हाँ, इसके बाद नॉर्मल और शियर। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, किससे, सिग्मा से। और शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टाउ से। आपकी किताब में अगर किसी और सिंबल से डिनोट किया हुआ है तो आप उससे डिनोट करने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, पर नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करूंगा मैं, और शियर स्ट्रेस को टाउ से। इसे हम बोलते हैं टाउ और इसे हम बोलते हैं सिग्मा। ठीक है। और ये सिग्मा, नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप का होता है, टेंशन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और कंप्रेशन। टेंशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा टी से और कंप्रेशन को डिनोट करते हैं सिग्मा सी से। शियर भी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और टॉर्जनल, डायरेक्ट और टॉर्जनल। डायरेक्ट को हम टाउ से डिनोट करते हैं और टॉर्जन को टी से डिनोट करते हैं। तो ये सिंबल आप याद रखिएगा, जितने भी आपके सोम में आगे लेक्चर्स चलेंगे उसमें अगर टेंशन आएगा, टेंशन को अगर मैं डिनोट करूंगा, टेंशन टेंसाइल स्ट्रेस को डिनोट करूंगा तो सिग्मा टी से डिनोट करूंगा, कंप्रेशन को सिग्मा सी से, डायरेक्ट को टाउ से, और टॉर्शनल स्ट्रेस को टी से। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर क्लियरली समझ में आया हुआ होगा। जो भी आपके कंसेप्ट है थोड़े से और क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन यूज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।